Hello dear students, welcome to YouTube channel of Physics Department. In last lecture we have studied about photoelectric effect and Compton effect, and in today's lecture we will study about Frank Hertz experiment in detail, and also an important and very interesting topic, de Broglie hypothesis, or we can say dual nature of matter. ओके तो पहला क्वेश्चन आज शुरू करते हैं, फ्रैंक हर्ट्स एक्सपेरिमेंट। सबसे पहले तो क्योंकि ये एक एक्सपेरिमेंट है, हमें इसके अंदर ये भी देखना है कि कोई भी एक्सपेरिमेंट जैसे किया जाता है तो उसका क्या एम है या किस वजह से हम उस एक्सपेरिमेंट को करते हैं, प्रूव क्या करना चाहते हैं। तो सबसे पहले ये हमें पता होना बड़ा ज़रूरी है ताकि हम आगे उसको समझ पाएंगे। तो इस एक्सपेरिमेंट का जो एम है वो ये है कि जो फोटोन, एक क्वेश्चन हमने किया था और उसके अंदर हमने ये कहा था कि फोटोन एक क्वांटिटी है, क्वांटाइज नेचर ऑफ एनर्जी की फॉर्म में उसको एक्सप्लेन हमने किया था, जिसका एनर्जी वैल्यू E=h/nu वहाँ पे आया था। तो इस क्वांटाइज नेचर को एक्सपेरिमेंटली एविडेंस देने के लिए, या इसको हम कह सकते हैं ट्रू करने के लिए ये एक्सपेरिमेंट किया गया है। जैसा हमने लिखा है यहाँ पे, दिस एक्सपेरिमेंट प्रोवाइड ए डायरेक्ट evidence for quantized nature of energy states in an atom. Also it provide the method of measuring their values, यानी किसी भी एटम की एनर्जी स्टेट क्वांटाइज होती हैं, यानी वो क्वांटाइज फॉर्म में एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा या क्वांटाइज फॉर्म में एनर्जी रिलीज़ करेगा। इन चीज़ों का जो है इस एक्सपेरिमेंट में हमने यहाँ पे स्टडी करना है। दूसरा, ये एक प्लस पॉइंट यहाँ पे एक्सपेरिमेंट का ये भी है कि ये एक मेथड भी आपको बताएगा कि वो एनर्जी वैल्यू कितना है, उसको कैलकुलेट करने का भी हमें यहाँ पे एक चांस मिलता है, वो चीज़ हम देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं एक्सपेरिमेंट को। डायग्राम सबसे पहले आपको समझना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे चीज़ है डायग्राम। डायग्राम समझ में आएगा तो आगे की चीज़ें आप क्लियर कर पाएंगे। डायग्राम में मैं एक बार आपको बता दिया देता हूँ, उसके बाद में इसके हम थ्योरी यहाँ पे स्टडी करेंगे। थ्योरी का मैंने एक प्रॉपर पैराग्राफ जो है वो आपके लिए बना रखा है। डायग्राम में क्या है, ये एक चैम्बर आपने लेके चलना है, कंप्लीट चैम्बर, जिसके अंदर आपके पास 2-3 चीज़ें हैं। स्टार्टिंग में इलेक्ट्रॉन गन कंसेप्ट है, और वहाँ से इलेक्ट्रॉन इमिट होंगे और थ्रू द कैथोड हम उनको आगे लेके जाएंगे। ये सी जो है मैंने कैथोड के लिए यहाँ पे लिखा है। उसके बाद में यहाँ पे जी लिखा हुआ है, ये ग्रिड है, और एक यहाँ पे पी मैंने लिखा है, वो है प्लेट, मेटल प्लेट है, ये मेटल का प्लेट है। तो इनके साथ कनेक्शन कैसे कर रखा है उसको हम देखते हैं। यहाँ अगर आप प्लेट के अकॉर्डिंग देखेंगे तो यहाँ मैंने लिखा है VR, इसका मतलब है रिटार्डिंग पोटेंशियल। आपने यहाँ पे एक इसके रिस्पेक्ट में, G के रिस्पेक्ट में इस प्लेट को आपने नेगेटिव जो है वो पोटेंशियल प्रोवाइड करवाना है, इसलिए इसको रिटार्डेशन पोटेंशियल बोला है। G प्लेट को आपने रखना है पॉजिटिव, सो दैट के इलेक्ट्रॉन जो यहाँ से निकलें कैथोड से वो आ जाएं आपके पास डायरेक्टली विद स्पीड, और इसके बाद जितनी जल्दी पहुँचेंगे उतना ही पॉसिबिलिटी रहेगी कि वो P प्लेट तक आगे जाएंगे। बीच में मैंने लिखा है मरकरी वेपर, Hg वेपर, यानी इस पूरे एनक्लोजर के अंदर आपने मरकरी एटम्स, वेपर्स जो हैं उनको यहाँ पे आपने लिया हुआ है पूरे सिस्टम में, और C यहाँ पे है कैथोड के लिए। ये जो अरेंजमेंट है ये आपका एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल प्रोवाइड करने के लिए किया गया है। VA जिसका वैल्यू है, और ये वेरिएबल है, यहाँ से आप इसकी वैल्यू को कम ज़्यादा कर सकते हैं। और ये रिटार्डेशन पोटेंशियल फिक्स है हमारा। सपोज इसको हमने 0.5 वोल्ट एनी केस इसको हम ले सकते हैं। उसके साथ लास्ट में हमने एक मिली एमीटर भी यहाँ पे ऐड किया है, ताकि जो करंट यहाँ पे आपको इस प्लेट पे, क्योंकि यहाँ से इलेक्ट्रॉन चल के पहुँचेंगे तो वो कितना आएगा उसकी मेजरमेंट करने के लिए प्लेट करंट इसको हम बोल सकते हैं, IP शॉर्ट फॉर्म में हमने यहाँ पे लिखा है। तो ये सारा अरेंजमेंट है। अब इसमें क्या क्या चीज़ें हैं इसका मैंने एक पैरा में लिखा हुआ है। दिस ऑपरेटर्स कंसिस्ट ऑफ ए ग्लास ट्यूब फील्ड विद गैस वेपर्स ऑफ मर्करी एटम्स एंड फिटेड विद एन इनडायरेक्टली हीटेड कैथोड, जो C यहाँ पे लगाया हुआ है, ए मेटल ग्रिड G एंड ए प्लेट P, जैसे मैंने आपको बताया G और P यहाँ पे कर रखे हैं इस एटम ने। द कैथोड प्रोवाइड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑन हीटिंग, कैथोड से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे इन दिस डायरेक्शन, यहाँ पे आपको इलेक्ट्रॉन मिलेंगे, एंड दीज एक्सेलरेटेड इलेक्ट्रॉन्स मूव टुवर्ड ग्रिड G, यहाँ से इधर ग्रिड की तरफ आ जाएंगे, एंड विच इज़ मेंटेन्ड एट ए पॉजिटिव पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू कैथोड। VA इज़ वेरिएबल एंड
क्योंकि ये वेरिएबल है और क्योंकि पोटेंशियल देने के बाद इलेक्ट्रॉन के पास खुद का जैसे हमें पता है चार्ज भी है, तो टोटल जो एनर्जी मिलेगा उस इलेक्ट्रॉन को ग्रिड पे जाने के बाद में यहाँ पे वो कितना आ जाएगा काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में, दैट विल बी E/VA। अब हम बात करते हैं पी प्लेट की। तो यहाँ पे आपने क्या कहना है आगे फर्दर कि जो पी प्लेट है वो हमने अभी बोला था कि रिटार्डिंग पोटेंशियल पे रखनी है, इसका मतलब वो ग्रिड के अपोजिट में रहेगा। नाउ द प्लेट पी इज मेंटेन्ड एट ए स्मॉल नेगेटिव पोटेंशियल और रिटार्डिंग पोटेंशियल अबाउट 0.5 वोल्ट, जैसा भी मैंने आपको बताया, विद रिस्पेक्ट टू ग्रिड। अब P पे आपके पास नेगेटिव पोटेंशियल है, ग्रिड G पे आपके पास पॉजिटिव है, तो अगर आपके पास इलेक्ट्रॉन्स के पास काफ़ी ज़्यादा एनर्जी है तो वो क्या कोशिश करेंगे, G को क्रॉस करके P पे पहुंचने की कोशिश करेंगे। अगर एनर्जी उनके पास इतनी नहीं है कि वो उस रिटार्डिंग पोटेंशियल को ओवरकम कर पाएँ तो नहीं पहुंच पाएंगे, ये बात हमने यहाँ लिखना है। नाउ ड्यू टू दिस टाइप ऑफ अरेंजमेंट ओनली दोज इलेक्ट्रॉन reach the plate P having sufficient amount of kinetic energy that overcome the retarding potential। अब यहाँ पे ये बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि जो इलेक्ट्रॉन कैथोड से चल के थ्रू द ग्रिड आगे आ रहे थे P की तरफ पहुँचने के लिए, उनके पास कितना एनर्जी है। अगर वो एनर्जी इतना है कि वो रिटार्डिंग पोटेंशियल को ओवरकम कर पाएँ तो वो P पे पहुँच सकते हैं और फिर हमारा जो है प्लेट करंट आना शुरू हो जाएगा। लेकिन अगर उनके पास उतनी एनर्जी नहीं है तो वो आपके पास P पे नहीं पहुँचेंगे। और ड्यूरिंग दिस कंप्लीट सिस्टम वो जब कैथोड से चल के प्लेट P तक आएंगे तो बीच में क्योंकि आपके पास मरकरी वेपर्स भी हैं तो वहाँ भी कुछ चीज़ें आपको समझनी है कि वहाँ क्या होगा, तो ये चीज़ें आपको इसमें लेके चलनी है। नाउ द इलेक्ट्रॉन आफ्टर रीचिंग P प्लेट गिव राइज टू करंट विच इज़ मेजर्ड बाई सेंसिटिव मिलीमीटर। अगर वो P पे पहुँचेंगे तो वो करंट जो है वो आप इसमें मेज़र कर सकते हैं। अब कब आएगा करंट, जब वो P पे पहुँचेंगे, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। Now the electron going from cathode to P plate collide with mercury atom and during this elastic collision they lose some kinetic energy। अब यहाँ पे दो चीज़ें हैपन होनी है। मरकरी वेपर स्टार्टिंग फ्रॉम कैथोड टू प्लेट सब जगह हैं क्योंकि पूरे एनक्लोजर में आपने रखा हुआ है उनको। तो अब यहाँ पे हमने अभी लिखा इलास्टिक कोलिजन और फर्दर मैं अभी आगे आपको बताऊँगा वहाँ पे हमने लिखा है इन इलास्टिक कोलिजन। तो ये दो तरीके से यहाँ पे होगा। जब आपके पास इलास्टिक कोलिजन होता है तो इसने बोला है कि दे लूज सम काइनेटिक एनर्जी, कोई ज़्यादा एनर्जी लूज़ वो करते नहीं है, ज़्यादा एनर्जी लूज़ नहीं करते तो इसका मतलब वो P प्लेट पे पहुंचने के चांसेस हमारे पास बन रहे हैं, तो वो पहुंच सकते हैं। लेकिन अभी हो सकता है ना भी जाएं तो हम क्या करेंगे, उसका पोटेंशियल जो है वो इंक्रीज़ कर देंगे क्योंकि पोटेंशियल वेरिएबल हमने यहाँ पे रखा हुआ है। ओके, तो ये आपने ध्यान रखना है। नाउ इफ़ द पोटेंशियल इज़ इंक्रीज्ड, पोटेंशियल जब आपका ज़्यादा हो जाएगा यहाँ पे, किससे, एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल आपने प्रोवाइड करना है और वो अगर आपका रिटार्डेशन पोटेंशियल से ज़्यादा होगा तो ही पॉसिबिलिटी बनती है। नाउ एट दिस वैल्यू, जब आपका पोटेंशियल ज़्यादा हो जाएगा तो इस टाइम पर आप देखेंगे कि आपके इलेक्ट्रॉन की चांसेस बनती है कि वो P प्लेट तक पहुँचें और आपका जो करंट है, प्लेट करंट है, वो आना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पे एक दो बातें मैंने यहाँ पे आपके लिए लिखी हैं, वो क्या हैं। एज accelerating potential reaches to a critical value, the electron lose most of kinetic energy during inelastic collision। एक टाइम ऐसा आएगा, एक वैल्यू ऐसी आएगी, आप जब इंक्रीज करते जाएंगे इस पोटेंशियल को तो कोलिजन इन इलास्टिक होगा। पहले इलास्टिक की हम बात कर रहे थे, अब इन इलास्टिक लिख रखा है यहाँ पे। तो इस इन इलास्टिक कोलिजन के दौरान क्या होगा कि काफ़ी ज़्यादा एनर्जी जो है वो लॉस हो जाएगी। जब ज़्यादा एनर्जी लॉस होगी तो इलेक्ट्रॉन अब प्लेट पे नहीं पहुंच पाएंगे क्योंकि एनर्जी उनकी लॉस हो चुकी है, इतना उनके पास अब एनर्जी नहीं है कि वो उस पर पहुंच सके क्योंकि रिटार्डेशन अभी इतना है वहाँ पे। नाउ एट दिस टाइम वी इफ़ वी इंक्रीज द एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल देन IP इंक्रीजेज, क्योंकि अब और इंक्रीज़ करने के बाद में क्या होगा कि उनको एनर्जी मिलना शुरू हो जाएगी, तो इट मे बी पॉसिबल कि वो पहुंच सकते हैं। बट एट ए सर्टन पोटेंशियल द करंट सडनली ड्रॉप्स डाउन, दिस कोरस्पॉन्ड टू क्रिटिकल। ये आपने याद रखना है, जैसे अभी हमने क्रिटिकल ऊपर लिखा है, यहाँ पे मैं रिपीट कर रहा हूँ कि वैल्यू एक ऐसी आपको मिलेगी यहाँ पे जिस वैल्यू के बाद में आपका पोटेंशियल जो है एक फिक्स वैल्यू के ऊपर आके इलेक्ट्रॉन वहाँ पे पहुँचने बंद हो जाएंगे, और बंद हो जाएंगे तो करंट कम हो जाएगा। वो करंट कम होना भी अपने एक ग्राफ अगर प्लॉट करते हैं हम पोटेंशियल और करंट के बीच में, तो हमें यहाँ पे उसका एक रिजल्ट मिलेगा। वो कैसा होगा वो इस ग्राफ में आपको क्लियर पता लग रहा है। ये ग्राफ जो है इसीलिए बनाया गया है। एंड अगेन इफ़ वी इंक्रीज एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल, करंट स्टार्ट इंक्रीजिंग एंड आफ्टर सम टाइम इट अगेन फॉल्स डाउन एट सम पोटेंशियल। सो बारी बारी इस प्रोसेस को जब हम रिपीट करते हैं तो हमें
एक फिक्स टाइम के बाद में या फिक्स एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल के बाद में वैल्यूज़ जो हैं वो मिलती रहेंगी, जहाँ पे आपका करंट डाउन हो रहा है, फिर जब उसको इंक्रीज़ करेंगे तो फर्दर आपका वैल्यू फिर इंक्रीज़ करना शुरू कर जाएगा, फिर एक टाइम आएगा जब डाउन होगा। लेकिन ये कब कब डाउन हो रहा है ये बात इंपॉर्टेंट है। ऑब्जर्वेशन क्या कहती है यहाँ पे कि 4.9 वोल्ट पे डाउन हुआ, उसके बाद में इंक्रीज़ करता गया, फिर 9.8 वोल्ट पे डाउन हुआ, फिर इंक्रीज़ करता गया, फिर आपका 14.7 पे डाउन हुआ। तो इन तीनों को अगर हम समझें तो ये दो वैल्यू जो बाद वाली हैं इस फर्स्ट के मल्टीपल में आ रही हैं। ये अगर हम फर्स्ट माने, ये सेकंड इसका डबल है, ये थर्ड इसका ट्रिपल वैल्यू है, ट्वाइस एंड थ्राइस में आ रहा है। तो यहाँ से एक क्लू मिलना शुरू हो जाता है कि एक सर्टन वैल्यू के बाद में आपके पास ये चीज़ हैपन होती है। यहीं से हमारा क्लू निकलेगा आंसर निकालने के लिए। अब हम इसका डिस्कशन करके देखते हैं ग्राफ का कि जो वैल्यू है वो किस तरीके से आपको यहाँ पे लेके चलना है। इसमें क्या है, फ्रैंक और हर्ट्स ने क्या देखा यहाँ पे, दे ऑब्जर्व दैट करंट फॉल्स एट द वैल्यूज़, कहाँ कहाँ करंट डिक्रीज करता है, करंट फॉल एट द वैल्यूज़ 4.9, 9.8 एंड 14.7 वोल्ट। तो एक फिक्स वैल्यू, कॉन्स्टेंट वैल्यू के बाद में आपका करंट जो है वो डाउन होता है। तो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, इसका मीनिंग ये रहता है कि इन इलास्टिक कोलिजन जो मरकरी एटम के साथ हुआ इलेक्ट्रॉन का, वो इस पोटेंशियल पे जाके हुआ, दूसरा यहाँ पे जाके हुआ, थर्ड यहाँ पे जाके हुआ। तो इसका मतलब है कि मरकरी जो है वो एक क्वांटाइज फॉर्म में वहाँ पे एब्जॉर्प्शन कर रहा है, या क्वांटाइज फॉर्म में इलेक्ट्रॉन से एनर्जी जो है वो मरकरी एटम्स वेपर को जा रही है। तो ये एक क्लू मिलता है हमें यहाँ पे। मल्टीपल स्टेट यहाँ पे मिलती हैं आपको, सेकंड थर्ड, जैसे मैंने अभी यहाँ पे आपको शो किया हुआ है। फर्स्ट वैल्यू, सेकंड वैल्यू उसका डबल है, थर्ड वैल्यू उसका ट्रिपल है। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे देखनी है और यही हमारा एक रिजल्ट है। इसको थोड़ा और डिटेल अगर करें तो हम इसमें समझ सकते हैं आसानी से। द स्पेसिंग ऑफ पीक्स इन द ग्राफ शोज दैट मर्करी एटम एक्सेप्ट एनर्जी फ्रॉम इलेक्ट्रॉन ओनली व्हेन द इलेक्ट्रॉन्स हैव एनर्जी एट लीस्ट of 4.9 electron volt. This point is a strong evidence that electrons lose energy in discrete amounts, and this shows that quantized nature of energy state in an atom. It means आपके पास मरकरी वहीं एक्सेप्ट कर रहा है जहाँ इलेक्ट्रॉन एनर्जी लूज कर रहा है, तो वो एक क्वांटाइज स्टेट है, एक फिक्स वैल्यू के बाद में वो चीज़ हैपन हो रही है। तो ये हमारा एक एविडेंस यहाँ पे बन जाता है। एक चीज़ यहाँ पे कैलकुलेशन की भी एक्सपेरिमेंट में शो की गई है, वो क्या है, जैसे लिखा है, दिस एक्सपेरिमेंट अलाउज show that the method of measurement of energy values of discrete nature, यानी जैसे अभी बताया था हमने इंट्रोडक्शन के अंदर कि ना सिर्फ ये बताता है कि डिस्क्रीट नेचर है, बल्कि ये भी बताता है कि उसको कैसे मेज़र करना है आपने। द वैल्यूज़ आर इन क्लोज एग्रीमेंट विद द स्पेक्ट्रोस्कोपिक रिजल्ट्स। अब अगर हम क्वांटाइज नेचर की इसकी बात करते हैं और वेवलेंथ कैलकुलेट अगर करना चाहें 4.9 वोल्ट पे करके देखेंगे तो वो 2540 एंगस्ट्रॉम आती है। 2540 एंगस्ट्रॉम अगर स्पेक्ट्रम निकाल के देखें या और उसके आसपास आ रही हो, जैसे यहाँ पे 2536 एंगस्ट्रॉम आती है, तो ये दोनों रिजल्ट सेम है, कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, ओनली 4 एंगस्ट्रॉम का यहाँ पे गैप है। तो कहीं ना कहीं ये जो बात फ्रैंक्स और हर्ट्स ने जो डिटेल बताया हमें, उससे ये भी क्लियर हमें होता है कि ये बहुत ही क्लियर और ट्रू है हमारे लिए कि क्वांटाइज नेचर यहाँ पे प्रोड्यूस होता है, और क्योंकि वेवलेंथ भी एग्जैक्टली सेम आ रही है तो ये इसका एक क्लू यहाँ पे आपको मिल जाता है। तो स्टूडेंट्स, दिस इज ऑल अबाउट द क्वेश्चन फ्रैंक हर्ट्स एक्सपेरिमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा डी ब्रोगली हाइपोथेसिस ड्यूल नेचर ऑफ मैटर। नाम से ही पता लग रहा है, बड़ा इंटरेस्टिंग है। डी ब्रोगली साइंटिस्ट लुइस डी ब्रोगली पूरा नाम था उनका, उन्होंने एक्सप्लेन किया था। और ड्यूल नेचर ऑफ मैटर, मटेरियल की बात करें तो आप मटेरियल में इलेक्ट्रॉन को ले सकते हैं, क्योंकि वो एक मटेरियल ही है, पार्ट है उसका। तो ड्यूल नेचर ऑफ मैटर के अंदर क्या पढ़ना है, सबसे पहले समझ लें उसको, उसके बाद स्टडी करेंगे कि मटेरियल का दो तरह का नेचर एक्सप्लेन होगा। अब दो तरह का कैसा, एक तो वो खुद शो कर ही रहा है पार्टिकल नेचर, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन जैसे हम बात करते हैं तो पार्टिकल है। सेकंड नेचर यहाँ पे आपने पढ़ना है कि वो वेव जैसा भी बिहेव करता है। बड़ा इंटरेस्टिंग सा है, कैसे समझेंगे उसको देखो। अगर हम कुछ ऑप्टिकल फिनोमेना की बात करें, लाइक इंटरफेरेंस, डाइफ्रैक्शन, पोलराइजेशन, फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, कॉम्पटन इफेक्ट और बहुत सारे हैं, ऑल दीज आर शोन बाय लाइट। ये पता है हमें, हमने पढ़ रखा है इंटरफेरेंस वगैरह, या आपने +2 के अंदर किया, उसके बाद कॉम्पटन, फोटोइलेक्ट्रिक लास्ट लेक्चर में हमने यहाँ पे किया। तो ये सब लाइट के फिनोमेना है। लेकिन इम्पोर्टेंट क्या है, इम्पोर्टेंट ये है कि इन फिनोमेना के अंदर जब हम लाइट को देखते हैं डिटेल में, तो वो दो तरीके का नेचर शो कर रही है। लाइट प्ले 2 टाइप ऑफ नेचर रोल। कैसे? इंटरफेरेंस, डाइफ्रैक्शन और पोलराइजेशन के अंदर फर्स्ट नेचर जो है वेव नेचर, वो एक्सप्लेन होता है हमारा
फॉर फिनोमेना लाइक इंटरफेरेंस डायफ्रैक्शन, क्योंकि लाइट एज ए वेव, क्योंकि बेसिकली यही पढ़ा है हमने लाइट एज ए वेव, तो वो वेव नेचर एक्सप्लेन होता है। सेकंड नेचर जो हमें पार्टिकल बोला, क्योंकि पार्टिकल नेचर ड्यूल नेचर के अंदर सेकंड नेचर है, तो वो पार्टिकल नेचर कौन से फिनोमेना को कर रहा है, फोटो इलेक्ट्रिक और कॉम्पटन। अब ये कैसे पता चला? कॉम्पटन की अगर हम बात करें तो लास्ट लेक्चर में हमने करा, उसके अंदर हम कह रहे थे कि आपका एक फोटोन कोलाइड होगा आके रेस्ट इलेक्ट्रॉन से, लूजली बाउंड रेस्ट इलेक्ट्रॉन से, तो कोलिजन जहाँ पे हो रहा है और कुछ मोमेंटम भी इलेक्ट्रॉन का मिल रहा है, और किसके कारण, वो फोटोन के मोमेंटम ट्रांसफ़र की वजह से। तो वो चीज़ जो आ रही है वो एक आंसर देती है कि उसका पार्टिकल नेचर है। इसका मीनिंग क्या जाता है? सीधा सीधा मीनिंग ये जाता है कि हमारे पास लाइट के दो तरह के नेचर हैं, और क्यों ऐसा हमें मिला कि पार्टिकल नेचर है फोटो इलेक्ट्रिक में और कॉम्पटन में, बिकॉज इनका एक्सप्लेनेशन क्वांटम थ्योरी से होता है, और क्वांटम थ्योरी ये मान के चलती है कि लाइट जो है वो डिस्क्रीट क्वांटा ऑफ एनर्जी का फॉर्मेशन है, और वो डिस्क्रीट क्वांटा क्या है हमारे पास, वो है फोटोन, जिसकी एनर्जी वैल्यू कितनी है, E=hν फॉर सिंगल फोटोन। दिस फोटोन बिहेव लाइक हैविंग पार्टिकल नेचर, दिस इज कॉल्ड द ड्यूल नेचर ऑफ लाइट। ये लाइट के फॉर्म में कहना बड़ा आसान है, क्योंकि हमें इसका एक्सपेरिमेंटल आंसर मिल रहा है। अब डी ब्रोगली ने क्या अज्यूम किया, उसने ये सोचा कि अगर लाइट का यहाँ पे ड्यूल नेचर एक्सप्लेन किया जा रहा है, वेव और पार्टिकल, तो आपके पास जो मटेरियल है उसका भी ऐसा होना चाहिए कि उसके पास भी आपके पास ड्यूल नेचर होना चाहिए, वो अब पार्टिकल नेचर भी शो करे एज वेल एज वो वेव नेचर भी शो करे। तो उसने ये लिखा, ऑन द बेसिस ऑफ दिस ड्यूल नेचर, जो लाइट का शो किया गया, लुइस डी ब्रोगली प्रपोज दैट मैटर शुड आल्सो एक्सेप्ट ड्यूल नेचर लाइक लाइट। ठीक है, उसमें क्या क्या आएगा, वेव एंड पार्टिकल नेचर, ये चीज़ें आपको यहाँ पे सीखना है। ओके, कैसे, क्या कहा डी ब्रोगली ने एग्जैक्टली? अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगली, ए मूविंग मटेरियल पार्टिकल हैज़ सम वेव प्रॉपर्टी एसोसिएटेड विद इट, यानी जब कोई पार्टिकल मूव करता है तो उसके साथ उसकी वेव भी एसोसिएट होती है, ये डी ब्रोगली ने कहा था। और जो वेव होती है उसको हम कहेंगे, दिस टाइप ऑफ वेव्स विद आर नोन एज मैटर वेव्स और डी ब्रोगली वेव्स। ही गिव एन एक्सप्रेशन फॉर द वेवलेंथ ऑफ मैटर वेव, अगर क्योंकि वेव है तो उसका वेवलेंथ भी होगा, तो वो वेवलेंथ का वैल्यू हमारे पास कितना आता है, दैट विल कम इक्वल टू लैम्डा इक्वल टू h/p और h/mv, where lambda is the wavelength and h Planck's constant, m mass of the particle, v is the velocity by which the particle is moving। तो ये इक्वेशन को हमने यहाँ पे आंसर करना है। इफ़ वी वांट टू प्रूव दिस इक्वेशन, देन प्रूफ ऑफ डी ब्रोगली इज आल्सो इन आवर सिलेबस। कैसे निकलेगा, उसके लिए हमने सबसे पहले फोटोन से लेके चलना है, क्योंकि हमारा ड्यूल नेचर का क्राइटेरिया वहीं से स्टार्ट हुआ। फोटोन एक कंसिडरेशन करते हैं और फ्रिक्वेंसी न्यू, और क्योंकि उसका फ्रिक्वेंसी इतना है तो हमने पढ़ रखा है बारी बारी कि इसका एनर्जी कितना होगा, E=hν। ये कब है, जब इसको एज ए वेव लेट किया गया है। नाउ इफ़ वी अज्यूम फोटोन एज ए पार्टिकल ऑफ मास m, देन इट्स एनर्जी बिकम्स mc², ये भी हमने पढ़ रखा है। अब क्योंकि फोटोन को पार्टिकल माना तो ये एनर्जी आ गया, फोटोन को वेव माना तो ये एनर्जी आ गया, है तो फोटोन का एनर्जी। सो इक्वेशन नंबर 2 और 3 को हम इक्वल कर सकते हैं, hν मस्ट बी इक्वल टू mc²। mc आपने यहाँ पे c जो है इसके डिवाइड में ले आएंगे, hν/c, ये बन जाएगा ν/c इज 1/λ, h/λ। नाउ लैम्डा इस साइड ले आते हैं, mc को नीचे ले जाते हैं h के, तो ये बन सकता है लैम्डा h/mc और h/p, इक्वेशन नंबर 4। तो ये क्राइटेरिया जो आ गया वो किसके लिए आया, फॉर फोटोन, कि फोटोन का हमारे पास में एक रिजल्ट आ सकता है, या हम कह सकते हैं एक रिलेशन आ सकता है जिसमें मोमेंटम और वेवलेंथ दोनों हैं। तो ये दोनों चीज़ें होना ही अपने आप में एक इन्फॉर्मेशन हमें मिलती है कि उसका ड्यूल नेचर है। सो आफ्टर दिस इक्वेशन क्लियरली वेवलेंथ और मोमेंटम का एक एक्सप्रेशन हमें मिल जाता है। नाउ अगर हम बात करते हैं फर्दर, अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगली, दिस इक्वेशन इज आल्सो ट्रू फॉर मटेरियल पार्टिकल, क्योंकि उसने ऐसा माना था, इफ़ हैविंग मास m एंड मूविंग विद वेलोसिटी v, देन ये इक्वेशन जो है वो उसको आप लिख सकते हैं। सिर्फ फ़र्क क्या करना है कि फोटोन है तो उसका स्पीड है स्पीड ऑफ लाइट के इक्वल में, तो c लिखा। इन केस आपके पास कोई पार्टिकल होगा तो वो स्पीड ऑफ लाइट से ट्रैवल नहीं करेगा, तो उसके लिए आप v लिख देंगे। यहाँ पे एक्सप्रेशन हमारा उसी तरीके से लिखा जाएगा, लैम्डा h/p और h/mv। तो ये रिजल्ट जो है ये आपका है डी ब्रोगली इक्वेशन का, दिस इज कॉल्ड डी ब्रोगली इक्वेशन। ओके स्टूडेंट्स।